हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं फिर से आया हूँ आप लोग के लिए लेक्चर 2 लेकर। जो हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे उसी ऑप्टिक्स का लेक्चर 2 हम आज जानेंगे। कल हम लेक्चर फर्स्ट देख लिए थे, उसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जिस पर हमने चर्चा किया था। और आज की जो हमारी चर्चा होगी वो होगी लेक्चर 2 पर। दिख रहा है लेक्चर 2। आप आइए, जुड़िए किशोर सर के साथ और बनाइए फिजिक्स को बेहतर। चलिए, आज काफ़ी एकदम खुशी मिल रही है आप लोग को पढ़ा के। मुझे बहुत सारा प्यार मिला आपको देखकर। इस चैनल पर मैं काफ़ी प्रमोट कर रहा हूँ इस चैनल को, ताकि आप लोग को। चलिए, मैं अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर शायद कल 10 तक हो चुका था ना। हाँ, आज हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन। देखिए, स्क्रीन बोर्ड पर आपका क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या है? बर्फ के अपवर्तनांक का मान होता है। भाई, बर्फ के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? याद कीजिए, हम लोग कुछ पढ़े थे। सबसे पहले हम जाने थे म्यू। बर्फ के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए तो बहादुरों। सबसे पहले हम लोग जाने थे, जान लेते हैं कुछ चीजें। याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे म्यू एयर। म्यू एयर या फिर वैक्यूम। ये क्या हुआ था? इसका आता था 1। एयर मतलब हवा, वैक्यूम मतलब निर्वात। अच्छा, उसके बाद हम लोग जाने थे म्यू वाटर। भाई, पानी का अपवर्तनांक क्या होता है? म्यू वाटर। डब्लू मतलब वाटर हो गया। ये पढ़े थे हम लोग, कितना पढ़े थे? 4/3। इसी को हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे, 1.33। अच्छा, तीसरा बता दो कोई मुझे। तीसरा क्या भाई? म्यू ग्लास। जी मतलब ग्लास। इसका अपवर्तनांक होता है 3/2। और ये क्या होता है? 1.5। 3/2 मतलब 1.5। 1.5। अच्छा, उसके बाद शायद हम लोग पढ़े थे म्यू आइस। आइस मतलब बर्फ। बर्फ का होता है 1.31। एंड फाइनली सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होता है, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? डायमंड का। किसका होता है? डायमंड, जिसको हम हीरा कहते हैं। हीरा, जो अभी भी एकदम केस चल रहा है कोहिनूर के बारे में। भारत का कोहिनूर कहाँ है? इंग्लैंड में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं म्यू डायमंड। डायमंड मतलब क्या होता है भाई? हीरा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। तो देखिए, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? पूछा गया बर्फ के अपवर्तनांक का मान होता है, क्या होता है भाई? 1.76, 1.71, 1.47, 1.31। शायद बर्फ का अपवर्तनांक होता है 1.31। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी में सभी टिक लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 12। भाई, क्वेश्चन नंबर 12 क्या, जरा देखो तो। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि आसमान का रंग नीला दिखने का कारण है। अच्छा, आसमान का रंग नीला दिखने का क्या कारण हो सकता है? शायद ये क्वेश्चन हम लोग कल पढ़े थे, याद नहीं। पढ़े नहीं पढ़े, आज हम पढ़ लेते हैं। पहला क्या भाई? प्रकीर्णन, व्यतिकरण, ध्रुवन, विवर्तन। आसमान का जो रंग नीला होता है ना, वो प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण, जो कि हम पढ़ चुके हैं। और ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ए इज राइट आंसर। नाउ टिक कर लीजिए पर। कर लिए होंगे शायद। चलिए, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो निम्नलिखित में से कौन परिवर्तित नहीं होती है? बहादुरों, जब प्रकाश क्या है? वेव है, तरंग है। तो याद कीजिए, हम लोग जो पढ़े थे भी बराबर एफ लेमडा की कहानी। तो भी बराबर एफ लेमडा की कहानी में क्या पढ़े थे सर? जो भी हमारा होता है, क्या होता है? भी। तो भी बराबर एफ लेमडा में हम लोग क्या पढ़े थे? भी बराबर एफ लेमडा में हम पढ़े थे कि भी बराबर जो एफ लेमडा होता है, क्या होता है? भी बराबर एफ लेमडा। ये भी बराबर एफ और लेमडा। सर, भी बराबर एफ लेमडा में भी क्या चीज होता था? स्पीड ऑफ वेव। भी क्या होता था? स्पीड ऑफ वेव, मतलब कि तरंग की चाल। और प्रकाश भी क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये किस पर डिपेंड करता था? माध्यम पर, मीडियम पर डिपेंड करता था। अच्छा, एफ क्या चीज होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। ये हमारा क्या है? ये है स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव मतलब हम कह सकते हैं डेट इज लाइट। LIGHT, लाइट। अच्छा, ये जो लाइट है, जो प्रकाश है भाई, किस पर निर्भर करता है? लाइट भी तो एक तरंग ही है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हम पढ़े हैं। इसके साथ साथ हम लोग जानेंगे कि ये डिपेंड करता है माध्यम पर। अच्छा, एफ क्या चीज होता है भाई? ये होता है फ्रीक्वेंसी।
FREQUENCY। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। सर ये आवृत्ति किस पर निर्भर करता है? तो याद रखेंगे केवल और केवल स्रोत पर। यह ना तो माध्यम पर निर्भर करता है, ना तो क्या कहते हैं सोर्स पर, स्रोत पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। अच्छा ये क्या चीज है भाई? ये है वेवलेंथ। लैम्डा को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य। वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य। वेवलेंथ क्या होता है बहादुरों? तरंग दैर्ध्य। हिंदी उंदी अगर गलत भी हो जाए तो चिंता नहीं करना है। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट मायने रखते हैं। साइंस के जो भी सब्जेक्ट है उसमें मीनिंग उनिंग पर नहीं जाना, उसमें कॉन्सेप्ट मायने रखते हैं। कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ना कि स्पेलिंग मिस्टेक से। हालांकि मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या कह रहा है? जब प्रकाश, अच्छा भी में क्या होता है? भी होता है स्पीड ऑफ वेव, मतलब लाइट, प्रकाश का वेग। किस पर डिपेंड करता है भाई? माध्यम पर। कल हम पढ़े थे हवा में प्रकाश की वेग क्या थी? हवा में जो प्रकाश की वेग थी वह थी 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। हवा के बाद पढ़े थे शायद पानी में प्रकाश की वेग क्या थी? सर पानी में प्रकाश की वेग होती है 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। उसके बाद हम लोग क्या जाने थे पानी के बाद? कांच में जो हमारा ग्लास होता है, कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है? वेग क्या होती है? तो सर कांच में प्रकाश की जो चाल होती है, वेग होती है, वह होती है 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। कांच के साथ साथ लास्ट में हम जाने थे क्या? कांच तक ही तो पढ़े, तो उसके बाद क्या है? हाँ तो बताइए, तो भी बराबर में क्या चीज चेंज नहीं होता? इस पर हम क्या चर्चा करते? फालतू चर्चा करते। हमको तो कह रहा चेंज नहीं होता है। तो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति जो होता है हमारा स्रोत पर निर्भर करता है, वही चेंज नहीं होगा। तो जब भी प्रकाश अपवर्तन होता है तो अच्छा, प्रकाश के अपवर्तन में होता क्या है बहादुरों? सर अपवर्तन का मतलब ये होता है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने की घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। तो जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी ना, वही घटना अपवर्तन कहलाता है। तो कह रहा है कि क्या चेंज नहीं होता है? सिंपल सी बात है, प्रकाश मतलब वेव, माध्यम बदलेगा तो आवृत्ति चेंज नहीं होगी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए, बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बी में आवृत्ति है, कौन सा है? बी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही। इसमें कुछ ज्यादा चर्चा कर दिया जिस पर नहीं जाना चाहिए था मुझे। ठीक है, खैर चर्चा किए तो आप लोग का रिवीजन भी हो गया। हम कल बहुत सारी चीजें पढ़े भी थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार आया हुआ भी है, और ये बोले तो कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। बोर्ड के लिए तो है, बोर्ड के साथ साथ आपका कंपटीशन में भी काम आएगा। तो हम जानते हैं सवाल क्या है। पानी तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 5/3 है। कांच पानी युग्म के लिए क्रांति कोण होगा। अच्छा, कह रहा है कि पानी तथा कांच का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक कितना दे रखा है? 4/3 और कांच का अपवर्तनांक 5/3। तो कह रहा है इसके लिए क्रांति कोण होगा। क्रांति कोण का ऑप्शन भी दे रखा है नंबर में। साइन इनवर्स 4/5, बी क्या है भाई? साइन इनवर्स 5/4, सी क्या है? साइन इनवर्स 1/2 और डी क्या है? साइन इनवर्स 2/3। तो आइए हम साथ साथ करते हैं। ये क्वेश्चन शायद हम क्लास में चर्चा किए थे, फिर भी हम बहुत ही अच्छा सवाल इसीलिए इसको हम करते हैं थोड़ा एकदम हाईलाइट कलर से। चलिए देखिए तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करे जरा सा। अच्छा डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, थोड़ा सा प्रोसीजर अप्लाई करे, मन कर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ा सा प्रयास करते हैं। ये माध्यम हो गया। अच्छा इसमें सघन माध्यम कौन है, विरल माध्यम कौन है? भाई पानी विरल होगा और कांच क्या हो जाएगा? सघन होगा। यहाँ भी देखिए अपवर्तनांक 4/3 और 5/3, इसका अपवर्तनांक कम और इसका अपवर्तनांक अधिक है। तो नीचे वाला माध्यम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कांच, मतलब ग्लास। ये हो गया कांच, और ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा पानी। अच्छा क्वेश्चन ये कह रहा है कि अच्छा क्रांतिक कोण की बात हो रही है, तो याद कीजिए क्रांतिक कोण हो या फिर पूर्णांतरिक परावर्तन हो, हमेशा आपतित किरणें सघन माध्यम में होनी चाहिए। तो सघन माध्यम क्या है? कांच। किरणें कहाँ से जाएगी? कांच से जाएगी। तो कांच से किरणें ऐसे भेजिए, कांच से किरणें को कुछ इस प्रकार से भेज रहे हैं। कैसे भेजेंगे कांच से किरणें? ऐसे, ये किरणें ऐसे आपतित होगी और ये सतह को एकदम से छूते हुए चली जाएगी क्रांतिक कोण के लिए, सतह को छूते हुए चली जाएगी। और ये क्या हो जाएगा हमारा? अभिलंब। ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा सी, क्रांतिक कोण। या इसी को हम कह देते हैं आई सी। क्या कह देते हैं? आई सी। और ये एंगल क्या हो गया बहादुरों? लगभग हो जाएगा 90 डिग्री। याद कीजिए क्रांतिक कोण के लिए जो अपवर्तन कोण होता है वह समकोण होना चाहिए, या यूं कह सकते हैं, यह जब भी प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है
और यदि अपवर्तन कोण का मान समकोण हो तो उसके संगत बने आपतन कोण को हम कौन सा कोण कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। सिंपल। तो देख लीजिए इसमें अपवर्तनांक क्या दे रखा भाई। अच्छा, जिसमें आपतित किरण उपस्थित रहते उसके अपवर्तनांक को क्या मानते हैं? μ1। और जिसमें जाते उसके अपवर्तनांक को क्या मानते हैं? μ2। ऐसा किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है, ये खुद से डेवलप किया हुआ कॉन्सेप्ट है। तो ये हो गया आपका μ1 और इसका अपवर्तनांक कितना है भाई? 4/3। अच्छा, पानी, इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? इसको क्या मानेंगे? μ2। इसका अपवर्तनांक दे रखा है कितना? ओहो, कांच का अपवर्तनांक दे रखा है ना हमको 5/3। कांच का अपवर्तनांक है 5/3। एक सेकेंड। हाँ, तो इसका अपवर्तनांक कितना दे रखा है? 1 सेकेंड 1 सेकेंड। इसका अपवर्तनांक दे रखा है अपने को, ये हमारा क्या है? ये हमारा कांच है। इसका अपवर्तनांक म्यू कितना दे रखा है जरा बताइए कोई मुझे? म्यू। इसका अपवर्तनांक हमको दे रखा है, कितना दे रखा है इसका अपवर्तनांक? ये दे रखा है इसका μ1, ये हो जाएगा 5/3 और ये क्या हो जाएगा? 4/3। चलिए अप्लाई कर देते हैं, अपवर्तन का नियम लगा देते हैं थोड़ा सा। अपवर्तन के नियम से, अपवर्तन के नियम से भाई, अपवर्तन का नियम एक बार अप्लाई करिए। अपवर्तन के नियम से क्या होगा? नियम से क्या कहता है? अच्छा, वो जो हम सब सुने हैं कि साइन आई बटे साइन आर बराबर कांस्टेंट है, उससे एक भी सवाल आपका बनने वाला नहीं है। इसके लिए आप लगाइए μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। अच्छा, आर क्या हो जाएगा? समकोण है, 90 हो जाएगा। μ1 का मान हमको पता है, μ1 का मान कितना है भाई जरा बता दो। अच्छा, ये आई ही तो हमारा थीटा सी हो जाएगा ना, तो हम क्या लिख सकते हैं? μ1 मतलब 5/3 इंटू साइन थीटा सी बराबर μ2 की जगह क्या भाई जरा बता दो तो? μ2 है हमारा 4/3 साइन 90 डिग्री। साइन 90 का मान क्या होता है भाई? साइन 90 1। या यूं हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई? साइन थीटा सी बराबर साइन थीटा सी क्या हो जाएगा? 4/3 बटे क्या हो जाएगा? 5/3। या इसी को क्रॉस मल्टी, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 4/3 इंटू 3/5। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा सी बराबर 4×12/15। शायद ये कटेगा, काटने के लिए हम अलग कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, चलिए ताकि आपको पता चले। इसको काटो भाई, कितना से कट जाएगा? सही है, हाँ। ये हो जाएगा 3 से, 3 चौके 12 और 3 पचे 15। कितना आ गया? 3 से 12 3 पचे 15। या यूं कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं? थीटा सी बराबर सीधे लिखिए ना, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? 4/5। ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन बता दो जरा सा। 4/5 ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4/5। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट नाउ। टिक लगा लीजिए ऑप्शन ए में। कौन सा ऑप्शन आ गया आंसर? ऑप्शन ए इज राइट नाउ। चलिए, इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, इसका हम एक थोड़ा सा 10 सेकंड का होगा, एकदम फॉर्मूला से बताते 10 सेकंड में, मात्र 10 सेकंड। जस्ट 10 सेकंड बाद रो, जस्ट 10 सेकंड, विद इन 10 सेकंड कंप्लीट करते हैं। चलिए इधर देखिए तो, क्योंकि थीटा सी बराबर क्या होता है? साइन इनवर्स μ2/μ1। आप लोग पढ़े होंगे थीटा सी बराबर किसी किताब में कि थीटा सी बराबर क्या होता है? साइन इनवर्स म्यू। लेकिन वह तब होता है जब विरल माध्यम हवा हो। क्योंकि यहाँ पर हवा कोई माध्यम है ही नहीं, एक माध्यम क्या है? पानी, और दूसरा माध्यम क्या है? कांच है। तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई? इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स। कहाँ से कहाँ जा रही किरणें? पानी और कांच। चूंकि क्रांतिक कोण की बात हो रही है तो आपतित किरणें किस में होगी? कांच में। किस में होगी आपतित किरणें? कांच में। तो जिसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? μ1 और μ2 क्या हो जाएगा? पानी का अपवर्तनांक। तो जरा सा लिख दो, क्या हो जाएगा? 5/3 और बटे क्या हो जाएगा? 4/5।
पानी सॉरी ऊपर में 4 आएगा ना, पानी पहले दे रखा है तो पानी का अपवर्तनांक हमको दे रखा है, तो म्यू2 पानी ये हो जाएगा 4/3। अब बटे क्या हो जाएगा कांच, 5/3। भाई देखो तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स मल्टीप्लाई करिए 4 तिया, ऐसे है ना, ऊपर जा गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12/15, क्या हो गया बराबर साइन इनवर्स 4/5। ठीक है, अगर कहीं थोड़ा बहुत कैलकुलेशन अगर हो तो कैलकुलेशन पर खुद भी ध्यान रखना है। और ये ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बहुत समय लगा दिया, थोड़ा सा समय दे दिए बहादुर, आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए आप लोग अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिएगा, सुपौल में पहली बार हो रहा है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर। चलिए क्वेश्चन क्या हुआ, क्वेश्चन बहुत ही आसान सा सवाल है, तरंग लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक होता है। अच्छा, तरंग लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक क्या होता है, जब भी तरंग लंबाई बढ़ाएंगे तो अपवर्तनांक क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए तो, तरंग लंबाई बढ़ाने पर। अच्छा, कल कुछ हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे कल सर, म्यू समानुपाती 1/λ, कि मतलब अगर म्यू का मान बढ़ता है तो लेमडा का मान घटता है। क्या होता है कि सर म्यू अगर बढ़ता है तो लेमडा क्या होता है भाई, लेमडा घटता है, ये तो हम जानते हैं, म्यू बढ़ता है तो क्या हो जाएगा लेमडा। तो यहाँ क्या कर रहा है, तरंग लंबाई मतलब लेमडा अगर बढ़ रहा है, इसके उल्टा भी होगा, क्या हो जाएगा इसके उल्टा, कि सर अगर लेमडा बढ़ेगा तो तरंग दैर्ध्य क्या हो जाए, सॉरी अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, घटेगा। क्या कर रहा है, तरंग लंबाई बढ़ने पर अपवर्तनांक क्या हो जाए, इसके जस्ट उल्टा अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, घटता है। ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए ऑप्शन बी को टिक कर लीजिए, किसको टिक कर लेना, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, 1.5 अपवर्तनांक वाले एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 6 डिग्री है। अच्छा, पतले प्रिज्म के लिए याद कीजिए, हम लोग कुछ पढ़े थे, पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक पढ़े थे, क्या पढ़े थे पतले प्रिज्म के लिए, कि जो प्रिज्म है ना, पतले प्रिज्म की अगर बात होगी तो याद कीजिए, उसके लिए हम पढ़े थे जो विचलन कोण होता है डेल्टा बराबर ये क्या होता है, μ-1 × a। अच्छा, इसमें हमको दिया हुआ क्या सब है भाई, इसमें हमको दिया हुआ है, अच्छा अपवर्तनांक म्यू का मान क्या दे रखा है, म्यू दे रखा है 1.5, ए क्या दे रखा भाई, ए बराबर 3 डिग्री 3 डिग्री, हमको निकालना क्या है, डेल्टा बराबर वाट, इसीलिए डेल्टा यहाँ से लगा दीजिए, डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर μ-1 × a बराबर। अच्छा, म्यू का मान बता दो, म्यू का मान 1.5 - 1 × ए का मान क्या भाई, ए का मान 6 डिग्री है ना, ए का मान 6, ये हो गया 6 डिग्री, ये क्या हो गया जरा बताइए तो, 0.5 × 6 डिग्री मतलब 3 डिग्री। अच्छा 3 डिग्री आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जरा बता दो आंसर। सर ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, हम किस ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा आज तेजी से पढ़ लेते हैं। अच्छा अगली क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई, अच्छा तल रहना चाहिए था, थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी कर दिया है, तालाब की तल से देना चाहिए था, कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है, अरे भाई अपवर्तन में तो हम वही चीज पढ़े हैं, अगर याद कीजिए आप, अगर मान लीजिए अगर जाइएगा कुआं या फिर अगर किसी गिलास में क्या करिए, शीशा गिलास में आप ऐसे टेढ़ा करके डाल लेगा थोड़ा सा, उसमें एक सिक्का डाल दीजिए, लगेगा सतह उठा हुआ है, किसका कारण है, याद कीजिए हम लोग पढ़े थे रियल एंड एपरेंट डेप्थ, क्या पढ़े थे, रियल एंड एपरेंट डेप्थ वास्तविक तथा आभासी गहराई या फिर ऊंचाई, तो किसका कारण है, प्रकाश के अपवर्तन का, जो प्रकाश का अपवर्तन देखिए कहीं ऑप्शन मिल रहा होगा, ये ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी, ये हो गया ऑप्शन सी। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्रांतिक कोण सघन माध्यम के वह आपतन, वह हो जाएगा, यहाँ पर मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा, इसको हम क्या करते हैं एकदम, अच्छा नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, सब जुगाड़ है अपने पास, इसको वाइटे कर देते हैं, समझ में नहीं, छोड़िए वह मान लीजिए क्या है ये, वह
वाह हो वाह। वह आपतन कौन है? संगत, विरल। ये बैले है जो लिख रहा था रे। ये क्या है? विरल है, विरल। विरल माध्यम में अपवर्तन कौन होता है? इसलिए ध्यान दीजिए, तो क्या करा, क्रांति कोण सघन माध्यम का वह आपतन कौन है के संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कौन होता है? क्या होता है? याद कीजिए, क्रांति कोण हम पढ़े थे कि यदि अपवर्तन कोण का मान समकोण हो जाए तो उसके संगत बने आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं। और क्रांति कोण में सबसे खास बात क्या है कि आपतित किरणें किसमें उपस्थित रहना चाहिए? सघन माध्यम से। तो जब भी प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, और यदि आपतन कोण का मान, किसका मान? आपतन कोण का मान, सॉरी आपतन कोण का नहीं, अपवर्तन कोण का मान समकोण हो जाए तो उसके संगत बने आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं। तो समकोण, समकोण का मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री। टिक कर दीजिए 90 डिग्री। इस सब में कुछ लिखने उखने वाला नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्या भाई? जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य, अभी अभी हम चर्चा किए थे, वायु से कांच में प्रवेश कर मतलब विरल से सघन में कर रही है। और जब भी प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश करती है तो क्या होता है? तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा? घटेगा। अभी अभी पढ़ा है म्यू एज फंक्शन ऑफ लेमडा, जो बताए थे म्यू समानुपाती 1/λ। मतलब कि अगर म्यू का मान बढ़ रहा है, अपवर्तनांक बढ़ रहा है, तो उसकी तरंग दैर्ध्य घट जाएगी। जरा बता दो, वायु विरल माध्यम, आकाश सघन माध्यम, तो तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा? घट जाएगी। तो घट जाती है। विच ऑप्शन आर करेक्ट? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए तो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है का न्यूनतम विचलन कौन होता है? याद कीजिए, पतले प्रिज्म के लिए हम बात किए थे डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। अभी जस्ट इससे पहले सवाल किए थे पतले प्रिज्म पर कि म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो क्या हो जाएगा डेल्टा बराबर? देखो ना, पतले प्रिज्म के लिए म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो दिख भी नहीं रहा है। पतले प्रिज्म के लिए, किसके लिए? पतले प्रिज्म की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? याद कीजिए, पतले प्रिज्म जब हम पढ़े थे उसके लिए ए क्या होना चाहिए था भाई? यही ए था। और ए क्या होना चाहिए था? स्मॉल। स्मॉल का मतलब वही 0 डिग्री से 5 डिग्री 7 डिग्री, मतलब 10 डिग्री से कम रहना चाहिए। अगर 10 से 8 से ऊपर जाए तो फिर स्मॉल प्रिज्म नहीं कहलाएगा। और इसके लिए डेल्टा का, इसका अपवर्तनांक म्यू मान लो। इसके लिए डेल्टा क्या आया था भाई? डेल्टा आया था म्यू माइनस 1 इंटू ए। देखिए कहीं ना कहीं मिल रहा होगा। ऑप्शन कौन सा है? म्यू माइनस 1 इंटू ए, ऑप्शन बी। बी को टिक कर लीजिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अच्छा नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना घटती है? कल भी एक वर्णी पर चर्चा किए थे बहादुरों। एक वर्णी का मतलब क्या होता है? सिंगल रे, मोनोक्रोमेटिक लाइट। कौन सी लाइट? मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो जब भी प्रिज्म पर अगर प्रकाश की किरणें आपतित होती है, क्या होती है? प्रिज्म पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो क्या होता है? मान लो ये हमारा प्रिज्म है। क्या ये हमारा प्रिज्म है भाई? अगर इस पर किरणें ऐसे आपतित होती थी, याद कीजिए व्हाइट लाइट सिंगल रे है, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट मतलब श्वेत प्रकाश इसी को कहते हैं। अब क्या हिंदी जानोगे तो लोग, ग्लोबल के छात्र, हिंदी से दूर थोड़ा सा रहो। चलिए, जैसे इस पर आपतित होती थी क्या होती थी? यहाँ पर एक स्क्रीन लगाइए, किरणें यूं आपतित हुई, ऐसे डॉट। अगर प्रिज्म नहीं रहता तो किरणें ऐसे, अगर प्रिज्म नहीं रहता तो किरणें ऐसे चली जाती, चूंकि प्रिज्म है तो ये ऐसे यूं। ये क्या होता था बताइए? प्रकाश का क्या हो जाता है? वर्ण विक्षेपण। और इसको हम किस नाम से जाने थे? विबग्योर के नाम से। किसके नाम से जाने थे? विबग्योर के नाम से। किसके नाम से? विबग्योर। VIBGYO। और रेड वाला देख लीजिए, ये हो गया हमारा ऐसे। किसके नाम से जाने थे? और ये हमारा क्या है? वर्ण विक्षेपण की घटना घटती, किसी घटना घटती है वर्ण विक्षेपण की। ये हो गया आर, विबग्योर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हाँ, इन्हीं 7 रंगों की पट्टी को जब किसी प्रिज्म पर, पर्दे पर प्राप्त किया जाता है ना, उसी को हम क्या कह देते हैं? स्पेक्ट्रम। क्या कह देते इसी को? स्पेक्ट्रम मतलब वर्ण पट। चलिए क्या हो गया? ये वर्ण पट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन सी में क्या कर दीजिए? टिक लगा लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, बहादुरों। नेक्स्ट, निम्नलिखित
में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? अभी चर्चा किए थे, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इससे पहले भी हम पढ़ चुके थे, हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है। तो टिक लगा लीजिए, हीरा क्या हो जाएगा? हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा का। सबसे कम निर्वात। अगर हवा और निर्वात की बात करी जाए तो याद रखिएगा बहादुर, सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? निर्वात का। एक से भी थोड़ा सा कम होता है, लेकिन निर्वात और हवा लगभग समान मान के हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन बोर्ड। प्रकाश के रंग का कारण, कल हम पढ़ाई थी, आवृत्ति होती। क्या होती है? आवृत्ति। इस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, हीरा का अपवर्तनांक होता है, अभी पहले शुरुआत के क्वेश्चन में बताए थे, 2.42। कितना होता है? 2.42। इसको क्या करिए, टिक लगा दो, 2.42। क्या हो गया भाई? 2.42 हीरा का अपवर्तनांक। इसके बाद क्या है? हीरा का अपवर्तनांक हो गया 2.42। लास्ट क्वेश्चन है, जल में प्रकाश की चाल होती है। कल बताए थे जल में प्रकाश की चाल क्या होती है, अभी शुरू में भी चर्चा किए थे। जल में प्रकाश की चाल क्या होती है? जल में प्रकाश की चाल सर, भी एयर कहिए या फिर वैक्यूम कह दीजिए। भी एयर या फिर क्या कह देंगे? वैक्यूम। क्या होता है? ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? देखो भाई कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखेंगे, हवा में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पानी में प्रकाश, जल में प्रकाश की चाल होती है वाटर में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वही जब कांच में प्रवेश करती है प्रकाश, तब प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो शायद ये लास्ट क्वेश्चन ही होना चाहिए था मेरे अनुसार से। देख लेते अगर कोई क्वेश्चन है तो। क्वेश्चन शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इस क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल इसी टाइम।